हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी हवेलियाँ या फिर किले हैं जहाँ पे लोगों का मानना है कि भूत प्रेत या फिर जिन रहते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि जो ऐसी जगहें होती हैं उन जगहों की हवा ही एकदम अलग होती है। मतलब आप अगर वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको एकदम से डर का एहसास हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी ज़रूर वास करती है। लेकिन साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत या फिर जिन होते हैं, ये इंसानों को बिना वजह परेशान नहीं करते, बल्कि ऐसा माना जाता है कि जब इंसान इनकी जगहों पे जाके इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं या फिर लोग इनकी जगहों पे जाके उन जगहों के साथ इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, उन जगहों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, तब ये चीज़ें अपने वहाँ पे होने का एहसास दिला देती हैं और ये भी बता देती हैं कि ये जो जगहें हैं ये इन्हीं को बिलोंग करती हैं। इंसानों का, जिंदा इंसानों का स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। आज का हमारा इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है, जो कि है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से कॉन्टीन्यूसली आती रहेंगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है 2007 का, जो कि हुआ था अनिरुद्ध शर्मा नाम के एक इंसान के साथ। यूपी के एक गांव में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जहां पे लोगों की बहुत सारी धारणाएं थी कि वहां पे इस तरह की कोई चीज़ हुई थी या फिर उस तरह की कोई चीज़ हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। जिस वजह से शाम ढलने के बाद तो छोड़िए, लेकिन लोग दिन में भी इस हवेली की तरफ नहीं जाते थे। लोग इसको भूतों वाली हवेली कह के बुलाते थे। बहुत सारे लोगों में इसी हवेली के चर्चे होते थे, लेकिन अंदर जाके देखना कोई भी नहीं चाहता था कि आखिरकार इस जगह की सच्चाई क्या है। इसी के चलते ये बात धीरे धीरे यूपी के ही एक रिपोर्टर के पास पहुंचती है। इस रिपोर्टर का नाम था अनिरुद्ध शर्मा। अनिरुद्ध शर्मा को ऐसी ही जगहें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। उनको ऐसा लगता था कि इस तरह की जो जगहें हैं जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, वो उनको एक्सपोज करेंगे कि ये सिर्फ अंधविश्वास है लोगों का और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रहती है। उनको पास्ट में भी इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस था और मोस्टली जो भी जगह उन्होंने एक्सप्लोर की थी, एक्सपोज की थी, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ थी ही नहीं कभी भी। और यही सोच के अनिरुद्ध शर्मा इस गाँव में भी आते हैं। जब वो इस गांव में पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो इस सब के बारे में बताते हैं कि ये जो भूतों वाली हवेली है वो उसमें रहना चाहते हैं एक पूरी की पूरी रात। गांव वाले बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत कुछ समझाया इस हवेली के बारे में। उन्होंने बताया कि जब कुछ लोग इस हवेली के आसपास से गुजरे रात को तो उन्होंने एक अजीब सा काला साया देखा इस हवेली के आसपास। इसके अलावा इन गांव वालों को इस हवेली के अंदर से जो इसके लकड़ी के दरवाजे थे उनकी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से इन दरवाज़ों को खटखटा रहा है, वो भी हवेली के अंदर से, और वो भी मोस्टली रात के ही समय। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा था जो कि गांव वालों को बहुत भयानक लगता था। जो भी लोग आसपास से गुजरते थे वक्त बे वक्त इस हवेली के आसपास से, वो लोग एक अलग ही तरह से बीमार हो जाते थे। बहुत दिन लगते थे उनको फिर से नॉर्मल होने के लिए। ये जो चीज़ें थी इन सब ने ही गांव वालों को बता दिया था कि ये जो हवेली है ये सच में भूतों वाली ही हवेली है और यहाँ पे वक्त बे वक्त किसी को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध शर्मा के दिमाग में कुछ और ही था। वो नहीं चाहते थे लोगों की किसी भी बात पे यकीन करना। ऊपर से वो चैनल से भी डिस्कस करके आ गए थे कि वो एक जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और साथ ही उसको एक्सपोज करने भी जा रहे हैं, जिसके चलते वो इसी गाँव में एक घर में रुक जाते हैं। एक रात तो वो इस सराउंडिंग की रिसर्च करने में निकालते हैं, जिसके बाद जब अगला दिन होता है तो वो जुट जाते हैं ये क्वेश्चंस लिखने या फिर ये चीज़ें लिखने जो उनको अंदर जाके एक्सप्लोर करनी थी और साथ ही एक्सपोज करनी थी। खैर, इसके बाद धीरे धीरे शाम होनी शुरू होती है। गांव के ही जिस घर में अनिरुद्ध रुके हुए थे वहीं पे वो डिनर करते हैं, जिसके बाद वो प्लान करते हैं रात को ही वहाँ के लिए निकलने का। लेकिन इसी ड्यूरिंग वो अपने साथ कुछ सामान भी लेते हैं, एक कैमरा, एक रिकॉर्डर, एक टॉर्च और पेन और कॉपी।
क्योंकि उनको शेर व शायरी लिखने का बहुत शौक़ था और उनको ये भी लग रहा था कि ये रात उनकी बेकार ही जाने वाली है। वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी तो रात को वो बोर ही होंगे अकेले, जिसके चलते वो एक पेन और कॉपी ले जाते हैं सो दैट उसमें वो कुछ ना कुछ लिख लेंगे रात भर। इसी के चलते गांव में जिस घर में वो रुके हुए थे, उनके समझाने के बावजूद जब अनिरुद्ध नहीं मानते हैं तो ये गांव वाले ही उनको एक चद्दर भी देते हैं सो दैट अंदर वो किसी न किसी चीज़ पे बैठ सकें या फिर लेट सकें। और साथ ही इस गांव में एक मौलवी था जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वो भी अनिरुद्ध के पास आता है। वो अनिरुद्ध को बताता है कि उसको अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसको अंदर जाना ही है तो वो उसको एक पॉकेट साइज़ की कुरान शरीफ दे देता है। वो उसको कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े रात को, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भयानक हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत रात को पड़ने वाली है, तो वो ये तुम अपनी पॉकेट में ही रखो। लेकिन इसके बाद भी जो अनिरुद्ध था वो मना ही कर रहा था। ये मौलवी फोर्सफुली ये जो कुरान शरीफ की कॉपी थी उसकी पॉकेट में डाल देता है, जिसके बाद रात को लगभग 9:30 से 10 बजे के अराउंड अनिरुद्ध इस हवेली में चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो हवेली की तरफ जा रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो समझ पा रहा था कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इस हवेली के सराउंडिंग, लेकिन अब वो सब गांव वालों को बता चुका था, चैनल वालों को बता चुका था और वो चाहता था ये कंटेंट वो किसी भी तरह से लेके चैनल के पास लेके जाए, क्योंकि वो यहाँ पे आया था, 2 दिन रुका था, कुछ ना कुछ उसको ज़रूर चाहिए था। खैर धीरे धीरे जैसे तैसे वो हिम्मत करके हवेली के दरवाजे तक पहुँचता है। जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है, दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ करके खुलता है। क्लियरली दिख रहा था काफ़ी सालों से, इनफैक्ट काफ़ी सदियों से ये दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला है। और ये जो दरवाजे की आवाज़ थी ये अपने आप ही में बहुत भयानक आवाज़ थी। इसके सराउंडिंग कोई भी और आवाज़ नहीं थी, इनफैक्ट एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। दरवाज़ा अजीब सी आवाज़ करते हुए खुलता है। अनिरुद्ध इस हवेली के अंदर जाता है। वो इस हवेली की जो सराउंडिंग्स थी या फिर अंदर के जो कमरे थे, दरवाजे थे, उनको एक्सप्लोर करना शुरू करता है, उनको ढंग से देखना शुरू करता है कि इस तरह का कोई भी क्लू हो या फिर उसको किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे जो कि उसको श्योर करवा दे कि यहाँ पे कोई इंसान होता है जो अक्सर लोगों को डराता है अगर लोगों ने इस तरह का कुछ भी देखा है तो। लेकिन अंदर उसने कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें नोटिस की। उसने देखा कि जो हवेली के अंदर की दीवारें थी उन दीवारों को किसी ने खरोचा हुआ था, जैसे अपने नाखूनों से। लेकिन ये जो खरोचे थी ये बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे जिस भी इंसान ने या फिर जिस भी चीज़ ने ये खरोचें लगाई हैं उसके हाथ बहुत बड़े रहे होंगे। ये चीज़ अब अनिरुद्ध को डराना शुरू कर चुकी थी। लेकिन वो क्योंकि अब इस हवेली में पहुंच गया था तो वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत बढ़ा के रखता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो पहले भी ऐसी जगहों पे जा चुका था। इन जगहों का उसको बहुत एक्सपीरियंस था और इसी के चलते वो जैसे तैसे यहीं पे अंदर बैठा रहता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ये कैमरा ऑन कर रहा था, रिकॉर्डर ऑन कर रहा था और टॉर्च मार के आसपास की जगह देख रहा था। जिसके बाद वो फिर से अपनी टॉर्च को अपनी नोटबुक की तरफ मोड़ दे रहा था, कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दे रहा था। ये सब कुछ चलता रहता है रात के लगभग 11 बजे से 1:30 से 2 बजे तक। लेकिन उसके बाद अनिरुद्ध के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था। जैसे ही समय होता है लगभग 2 बजे के अराउंड, अनिरुद्ध जो रिकॉर्डर था उसका वो ऑन कर देता है, क्योंकि उसके कैमरा की बैटरी लो हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि वो इस बैटरी को ऐसे ही वेस्ट करे, क्योंकि अभी तक कोई भी आवाज़ उसने सुनी ही नहीं थी। लेकिन वो जैसे ही रिकॉर्डर ऑन करता है एक बहुत अजीब सी आवाज़ उसको सुनाई देती है कि मुझे नींद से जगाने की किसने कोशिश की है। ये जो आवाज़ थी ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी। हालांकि जो अनिरुद्ध था उसको ऐसा ही लग रहा था, शायद कोई इंसान अपनी आवाज़ बदल के उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ एक परछाई घूम रही है, काला धुआं घूम रहा है। इस चीज़ ने अब अनिरुद्ध को डराना शुरू कर दिया था। वो जैसे तैसे अपना सामान समेटता है और मेन डोर की तरफ भागता है बाहर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाला था ये दरवाज़ा पहले से ही बंद था। अनिरुद्ध को ये भी नहीं याद कि यह दरवाज़ा उसने खुद बंद किया था या फिर जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी या जब वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था उस दौरान हुआ था। खैर जिसके बाद वो बहुत कोशिश करता है, ये दरवाज़ा नहीं खुलता है और दूसरी तरफ अनिरुद्ध को ऐसा लगता है जैसे एक काला धुआं उड़ के उसकी तरफ आया है और उसके मुंह के एकदम सामने खड़ा हो गया है। अनिरुद्ध को हल्का हल्का ये चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा मैं आपको बताऊं तो चेहरे के नाम पे कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध ने ऐसा बताया गांव वालों को। अनिरुद्ध ने बताया कि ये जो परछाई थी या फिर जो ये काला धुआं था इसकी ना कोई नाक थी
ना कोई लिप्स थे, ना कोई मुंह था, सिर्फ लाल चमकती हुई आंखें थी, जैसे धुएं पे किसी ने आंखें लगा दी हों। और ये जो कुछ भी हो रहा था अनिरुद्ध को बहुत भयानक लग रहा था। अनिरुद्ध को याद आता है कि उसकी पॉकेट में एक कुरान शरीफ पड़ी हुई है। अनिरुद्ध ये कुरान शरीफ अपनी पॉकेट से निकालता है और इसको पढ़ना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में जो धुआं उसके सामने खड़ा हो गया था, इकट्ठा हो गया था, वो फिर से उसके सराउंडिंग घूमना शुरू कर देता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। बार बार ये यही बोले जा रहा था कि ये कुरान मत पढ़ो, ये कुरान मत पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं जाने दूंगा। ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी देर तक इसी तरह से होती रही। ये धुआं अनिरुद्ध के सराउंडिंग ही घूमता रहा, जिसके बाद थोड़ी ही देर में अनिरुद्ध ने बताया कि उसको ऐसे लगा जैसे उसको चक्कर आ रहा है, उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा हो गया और वो वहीं के वहीं गिर गया। इससे पहले एक और चीज़ हुई थी जो कि बहुत भयानक थी। जब अनिरुद्ध को ये जो आवाज़ आई थी, पहली आवाज़ कि कौन है, किसने मुझे नींद से उठाया, ये आवाज़ बहुत अजीब सी थी, बहुत भयानक सी थी। अनिरुद्ध का इस समय रिकॉर्डर ऑन था। उसको लगा शायद उसको वहम हुआ होगा, क्योंकि वो अंधेरे में काफ़ी देर से बैठा हुआ था। लेकिन जब उसने इस रिकॉर्डर में सुनने की कोशिश की तो ये आवाज़ उसको एज इट इज़ ही सुनाई दी थी, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। खैर, अभी तक अनिरुद्ध को चक्कर आ चुका था और वो गिर चुका था, जिसके 2 दिन के बाद अनिरुद्ध की आंख खुलती है। जब वो सामने देखता है तो उसके सामने सब गांव वाले बैठे होते हैं और वो गांव के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट था। जब उसकी नींद खुलती है या फिर जब उसकी बेहोशी खुलती है तो वो गांव वालों को पूछना शुरू करता है कि आखिरकार वहाँ सब कुछ हुआ क्या। गांव वालों ने अनिरुद्ध को बताया कि वो अगली ही सुबह जब इस हवेली की तरफ पहुँचे, जैसे तैसे हिम्मत करके गांव के बहुत सारे लोग, तो उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध इस हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था, जबकि अनिरुद्ध को ये याद था कि वो हवेली के अंदर ही था जब उसको चक्कर आया था। इसके अलावा अनिरुद्ध की नोटबुक, पेन, रिकॉर्डर, कैमरा और टॉर्च, ये सब एक साथ जल के धुआं हो चुके थे। मतलब इनकी राख तक गांव वालों को ढंग से नहीं दिखी थी। मतलब जो हल्के फुल्के प्रूफ थे अनिरुद्ध के पास, वो भी अब ख़त्म हो चुके थे। लेकिन एक चीज़ थी जिस पे अब अनिरुद्ध भी यकीन करने लगा था कि ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। खैर, इसके बाद अनिरुद्ध खाली हाथ ही वापस अपने घर लौट जाता है। चैनल को भी सब कुछ इसी तरह से बताता है जिस तरह की चीज़ें उसने देखी थी, महसूस की थी, क्योंकि प्रूफ उसके पास अब कुछ भी नहीं था। जिसके बाद वो अपने फ्लैट में चला जाता है, लेकिन वो 2 से 3 दिन की छुट्टी ले लेता है, क्योंकि मेंटली अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका था। उसने पहली बार ऐसा कुछ फेस किया था, लेकिन भयानक चीज़ें अब अनिरुद्ध के साथ होने वाली थी। ये जो एकदम अंधेरा था, जो परछाई थी, वो अनिरुद्ध को सोते जागते हर समय दिखाई देनी शुरू हो गई थी। उसको ऐसा लगता था उसके घर में भी यही परछाई रहती है, उसको परेशान करती रहती है। और जब भी अनिरुद्ध सोने की कोशिश करता, उसको ऐसा लगता था जैसे ये परछाई उससे बातें करने की कोशिश कर रही है और बार बार उसको यही कहे जा रही है कि मैं तुझे ख़त्म ही कर दूंगा। तू वहाँ से बच के तो आ गया है, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। तूने मुझे परेशान किया है, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अनिरुद्ध के साथ होती आ रही थी काफ़ी टाइम से। अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो शक्ल थी वो पेल हो चुकी थी। मतलब क्लियर दिख रहा था अनिरुद्ध के अंदर इन चीज़ों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था उसके बॉडी के अंदर खून ही नहीं बचा है और वो एक तरह से पागल होता जा रहा था। लेकिन इसी समय अनिरुद्ध अपनी सेंसेस में आता है और उसको ख्याल आता है कि गाँव में एक मौलवी था जिसने उसको कुरान शरीफ दी थी इन चीज़ों से बचने के लिए। उसको वहीं पे जाना चाहिए और हो ना हो इस चीज़ का सोल्यूशन भी सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पे हो सकता है। जिसके बाद अनिरुद्ध बिना देरी किए इस गांव की तरफ फिर से चला जाता है। लेकिन पिछली बार वो एक कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च अपने साथ लेके गया था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ गया था, क्योंकि अब उसको उसकी जान की पड़ी थी। गाँव में वो पहुँचता है और गाँव में सबको वो बताता है कि उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जब से वो इस भूतों वाली हवेली से निकल के आया है। अब गांव वाले उसको इसी मौलवी के पास लेके जाते हैं। मौलवी उसको वहाँ पे बैठाता है, साथ ही वो उसको बताता भी है कि मैंने तुझे बहुत बार मना किया था कि ये चीज़ें किसी भी तरह से मजाक नहीं होती। आप लोगों को लगता होगा कि हर जगह जहाँ पे भी लोग इस तरह की कोई भी बात बोलते हैं वो सिर्फ मजाक होती है, लेकिन कुछ जगहें सच में इन्हीं चीज़ों को बिलोंग करती हैं। अनिरुद्ध को ये मौलवी वहीं पे बैठाता है और साथ ही वो उसका शुद्धिकरण करता है। साथ ही वो अनिरुद्ध को बता भी देता है कि उसको 3 से 4 दिन अभी यहीं पे इस मौलवी के पास ही रुकना पड़ेगा, तभी उसकी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन होगा और उसको
अभी 3 से 4 दिन छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, हर काम को मना ही करना पड़ेगा। जिसके बाद अनिरुद्ध वहीं पे उस मौलवी के पास ही रुकता है। धीरे धीरे उसको लगता है कि उसकी जो अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी या फिर उसको ये जो परछाई दिखनी शुरू हुई थी, धीरे धीरे सब सॉर्टेड हो गया था। 4 से 5 दिन के बाद अनिरुद्ध नींद भर के सोया था, मतलब वो लगातार 16 से 17 घंटे सोता रहा। लेकिन उसके बाद वो एक चीज़ समझ गया था कि हर वो जगह जहाँ के बारे में लोग बातें करते हैं कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत रहता है, वो जगहें सिर्फ अफवाह नहीं होती, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं और जहाँ पे जिन जिन्नात भी रहते हैं, जो कि शायद आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही अनिरुद्ध को गांव वालों ने ये भी बताया कि जिस इंसिडेंट की वो बात कर रहे थे वो इंसिडेंट बहुत पुराना था, मतलब उनके दादा परदादा ने उनको बताया था कि गांव के 7 लोग इकट्ठे इस हवेली में गए थे रात को, लेकिन अगले दिन वो लोग जिंदा किसी को मिले ही नहीं। किसी को भी नहीं पता कि वो लोग गए कहाँ, उनकी लाशें तक किसी को देखना नसीब नहीं हुई। खैर, अनिरुद्ध तो इस इंसिडेंट के बाद बच गया था, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग थे जिनमें ये डर फिर से आना शुरू हो गया था और ये डर उनमें ज़रूरी भी था। नहीं तो हो सकता था कोई वक्त बे वक्त अनिरुद्ध की तरह वहाँ चला जाता और शायद उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता अगर उसके पास कुरान शरीफ नहीं होती तो। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी 80% जो ऑडियंस है उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालने की और क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेके आने की। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।